देखिए, अगर आप भी परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वो सब्जेक्ट जिनकी आप डिमांड करते थे, ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट की यहाँ पर वैकेंसी हैं। सबसे पहले आप वैकेंसी सुन लीजिए, सारी वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी हैं, लोक सेवा आयोग की तरफ से आई हुई हैं, और मैंने यहाँ पर ये नोट डाउन कर रखी हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। रही बात सबसे पहली जो वैकेंसी है, तो पॉलिटिकल साइंस में आप देख सकते हैं कितनी है, 44 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर वैकेंसी हैं 35, मतलब 35 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं 34 वैकेंसी हैं। फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट में भी वैकेंसी हैं, लेकिन 4 वैकेंसी हैं, कम वैकेंसी हैं लेकिन हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं। अगर सफिशेंट अमाउंट में वैकेंसी हो तभी आप अप्लाई करना, अदरवाइज अप्लाई मत करना। ओके, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 49 वैकेंसी हैं। इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं, तो इकोनॉमिक्स में 29 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से एजुकेशन में 28 हैं, और केमिस्ट्री के अंदर 22 वैकेंसी हैं। चलिए और सब्जेक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो 36 वैकेंसी हैं। फिजिक्स में आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 25 वैकेंसी हैं। जूलॉजी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 वैकेंसी हैं। बॉटनी के अंदर यहाँ पर 19 मतलब 19 वैकेंसी हैं। और भी सब्जेक्ट हैं जो हम आपको बताते चले जाएंगे। यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी में 7 वैकेंसी हैं। कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं। बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। बाकी लोग वीडियो देख कर जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर दिए ताकि मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए हम वैकेंसी ढूंढ ढूंढ कर लाते रहें। यहाँ पर जियोलॉजी के अंदर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं। और सोशियोलॉजी के अंदर 1 वैकेंसी है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर 4 वैकेंसी हैं। चलिए यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, किस तरह से आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो ये जितनी भी वैकेंसी मैंने आपको ऊपर बताई हैं, यहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट एपीआई स्कोर के बेसिस पर होगा। किसके बेसिस पर होगा? एपीआई स्कोर के बेसिस पर होगा। अब बहुत सारे लोगों को एपीआई स्कोर के बारे में मालूम है और कुछ लोगों को मालूम नहीं है, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे आप ये समझ लीजिए कि आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है। आपने जो भी ग्रेजुएशन में परसेंटेज हासिल करी है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज हासिल करी है, या फिर एमफिल में, पीएचडी में, जो भी आपने क्वालिफिकेशन हासिल करी है, उसके हिसाब से यहाँ पर आप मान के चलिए 100 में से, आउट ऑफ 100 में से आपका एपीआई स्कोर चेक किया जाता है। अगर आपका 55 आ रहा है तो आपको यहाँ पर कॉल आ जाती है इंटरव्यू के लिए। देखिए, ग्रेजुएशन में अगर आपकी 80% या उससे ज़्यादा थे तो उसके 21 नंबर मिलते हैं। अगर 60% और 80% के बीच में आपकी परसेंटेज थी तो 19 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 55 और 60 के बीच में थी तो आपको 16 नंबर मिलते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यही हाल है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 80% से ऊपर है या फिर 80% है तो 25 नंबर उसके मिलते हैं। 80 और 60 के बीच में है तो 23 नंबर। अगर आपने एमफिल कर रखा था तो उसके लिए आपको यहाँ पर 7 नंबर मिलते हैं। और आपने पीएचडी कर रखी है तो 25 नंबर। जेआरएफ क्वालिफाई है तो 10 नंबर। नेट क्वालिफाई है ओनली तो 8 नंबर। इसी तरीके से सेट क्वालिफाई है तो 5 नंबर। अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कर रखे हैं तो हर एक पेपर के आपको 2 नंबर मिलते हैं, तो टोटल मिलाकर 6 नंबर आपको यहाँ पर मिलते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने टीचिंग मतलब एक्सपीरियंस हासिल कर रखा है तो हर एक साल के 2 नंबर मिलते हैं। टोटल मिलाकर आपको 10 नंबर मिल जाते हैं। अवार्ड कैटेगरी में आपके पास इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड हैं तो 3 नंबर मिलते हैं। अगर स्टेट लेवल अवार्ड हैं तो 2 नंबर मिलते हैं। अब इसका आपका जो ग्रांड टोटल जो बनता है वो 100 में से बनता है। वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि एकेडमिक स्कोर के जो लिए जाते हैं नंबर वो 84 लिए जाते हैं। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के 6 नंबर लिए जाते हैं। एक्सपीरियंस के आपके टोटल 10 नंबर लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये 100 नंबर हो जाते हैं टोटल। अब 100 में से कम तो आपके जो है 55 तो आने ही चाहिए एटलीस्ट। ओके, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एमफिल भी कर रखा होगा, पीएचडी भी कर रखी होगी, तो ऐसा नहीं है कि एमफिल के भी मिल जाएंगे नंबर और पीएचडी के भी मिल जाएंगे। दोनों को मिलाकर मैक्सिमम नंबर आप जो ले सकते हैं वो 25 ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। और इसी तरीके से यहाँ पर नेट जेआरएफ का भी मसला है। अगर आपके पास तीनों हैं तो ऐसा नहीं है, तीनों का अलग अलग नंबर आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, 10 से भी ऊपर पहुंच जाएंगे। 10 से ऊपर नहीं पहुंच सकते, मैक्सिमम 10 ही नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से आपका जो है एपीआई स्कोर निकलता है। और अपना अपना एपीआई स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना, ठीक है ना, ताकि मैं आपको राय दे सकूँ कि आपका जो है यहाँ पर इंटरव्यू के चांसेस हैं या फिर नहीं।
चलिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है तो ये नोटिफिकेशन आपका कहाँ से आया है ये भी देख लेते हैं। ये मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ था 5/12/2025 को। लगभग 419 वैकेंसी है, 419 वैकेंसी हैं, और जो कि परमानेंट बेसिस की वैकेंसी हैं। टोटल ब्यौरा यहाँ पर दे रखा है। अच्छा, ये सारी वैकेंसी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, सभी बता दी हैं। अरे, एक वैकेंसी ये रह गई थी मणिपुर, तो मणिपुरी जो लैंग्वेज है इसमें 46 वैकेंसी हैं, ये भी आप देख लेना। ओके, तो इसकी अगर हम क्वालिफ़िकेशन वगैरह की बात करें, क्वालिफ़िकेशन बेसिकली जो होती है वो मैं आपको इसी से बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ स्पेशल ड्राइव भी चल रहा है इन लोगों के लिए, तो ये एक्स्ट्रा 42 वैकेंसी ये भी हैं। अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए, देखिए मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, लगभग आपके 55% होने चाहिए किसमें, पीजी में, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में। ये है यूआर कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उसमें आपको मतलब 50% पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, प्लस आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेट है, या फिर एसईटी सेट है, या फिर पीएचडी है, तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एपीआई स्कोर के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, तो इतना तो तय है कि जिसका एपीआई स्कोर ज़्यादा रहेगा उसके ही चांसेस हैं यहाँ पर, मतलब उसे इंटरव्यू को में बुलाने के। तो भाई एपीआई स्कोर किसका ज़्यादा होगा? जिसके पास पीएचडी होगी, जाहिर सी बात है। ओके, जिसके पास रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एलिजिबिलिटी की कुछ और कंडीशन है कि भाई जो कैंडिडेट है वो इंडियन होना चाहिए, और उससे जो मणिपुरी भाषा है वो बोलनी आनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा वो परमानेंट रेसिडेंट भी होना चाहिए मणिपुर का। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो देखिए, एज लिमिट यहाँ पर ये मेंशन कर रखी है 21 साल से लेकर 38। ओके, तो ये यहाँ पर एज लिमिट है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हें रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज में, वो भी यहीं पर मेंशन कर रखा है इन्होंने। और भी आपका सारी चीज़ें एपीआई स्कोर के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा आपका। इंपॉर्टेंट बात तो यही है। यहाँ पर जो फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे वो 15 तारीख से होंगे, 15 दिसंबर से, और 19 जनवरी तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म की फ़ीस वगैरह ये दे रखी है। अब मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ इसमें अदर स्टेट वाले मुश्किल से ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कंडीशन ही ऐसी रख रखी है कि भाई इसमें मणिपुरी आपसे आनी चाहिए बोलनी। अब भाई मणिपुरी तो मणिपुर वालों से ही आएगी ना, बाहर वाले तो कुछ ही लोग होंगे जिनसे आती होगी। चलिए,